हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटीव। आज की वीडियो लेक्चर अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ओवरऑल हमारा ये लेक्चर नंबर 36 है। इसमें हमने पूरी प्लेलिस्ट में लेक्चर वाइज अपने टॉपिक्स को डिस्कस किया है एंड आज की वीडियो में अपने लाइफ साइकिल कॉल बैक्स, बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल्स एंड स्प्रिंग बूट का बेसिक आइडिया डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल एंड कॉल बैक से। तो लाइफ साइकिल क्या होता है आपको पता होगा, हिंदी में इसको जीवन चक्र बोलते हैं। यानी कोई भी चीज है उसके बॉर्न से एंड उसकी डिस्ट्रॉय तक की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मीन हाउ इट इज बोर्न, हाउ इट बिहेव व्हेन इट्स बोर्न एंड व्हेन इट्स डाई। यानी कि वो कब उसने जन्म लिया, कैसे जन्म लिया और अपनी लाइफ साइकिल में क्या किया, उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको टमाटो का। तो टमाटो का प्लांट होता है, वो एक टमाटो का सीड हुआ हमारे पास, उसको हमने सॉइल में डाला, उसके बाद एक छोटा सा प्लांट हुआ, फिर वो मैच्योर हो गया, प्लांट बड़ा प्लांट हो गया। उसके बाद उस पे फ्लावर आए, फ्लावर आने के बाद उस पे एक प्रॉपर प्लांट पे फ्रूट आए। ओके, उसके बाद फिर वो डेस्ट्रॉय हो गया। तो ये क्या है कि लाइफ साइकिल है किसकी, प्लांट की लाइफ साइकिल का एग्जांपल लिया। तो सिमिलरली जो हमने बीन पढ़ा था, बीन के स्कोप्स पढ़े थे, अब जो बीन की जो लाइफ साइकिल होगी, यानी कि सिमिलरली द बीन लाइफ साइकिल रेफर्स टू व्हेन एंड हाउ द बीन इज इंस्टेंटिएटेड। ठीक है, तो बीन कब और कैसे इनिशियलाइज हुआ, उसने अपने लाइफ टाइम में क्या क्या एक्शंस को परफॉर्म किया, और व्हेन एंड हाउ कब और कैसे वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये क्या हो गया, उसकी लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, किसकी, बीन की। और बीन की लाइफ साइकिल को मेंटेन कौन करता है, स्प्रिंग कंटेनर, आईओसी कंटेनर जो हमने पढ़ा था वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका हमने प्रॉपर डायग्राम भी आपको इसलिए समझाया था क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाला, आपका स्प्रिंग आईओसी कंटेनर का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस भी किया था कंटेनर क्या होता है। तो उसी कंटेनर के द्वारा ये स्प्रिंग की लाइफ साइकिल को मेंटेन एंड मैनेज करता है। जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, सबसे पहले स्प्रिंग का कंटेनर स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना, जब भी हम मतलब फॉर एग्जांपल अपनी कार या बाइक में सेल्फ घुमाते हैं, चाबी घुमाते हैं, सेल्फ दबाते हैं, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, उसका इंजन स्टार्ट होता है। सिमिलरली बीन की लाइफ साइकिल में जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्प्रिंग में स्पेसिफिकली उसका कंटेनर पहले स्टार्ट होता है। उसके बाद उस बीन का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, कौन, वो कंटेनर। उसके बाद उसकी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करा जाता है एज पर द रिक्वेस्ट एंड फाइनली बीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब स्प्रिंग के कंटेनर का काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, so therefore, if we want to execute some code on the bean instantiation and just after closing the Spring container, then we can write the code inside the custom init method and destroy method. So specifically जब भी हम Spring का कोड को स्टार्ट करते हैं बीन बनाने के लिए, तो हमें init और destroy मेथड का यूज करना पड़ता है। प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस किया। ये करता क्या है, init माने इनिशियलाइज करना, इंस्टेंटिएटेड करना, और destroy माने उस बीन को destroy कर देना। ठीक है, ये हो गया आपकी लाइफ साइकिल। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है लाइफ साइकिल में, देखो थ्योरी तो आपको लिखनी है एक पेज की कम से कम, ये वाला पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, ये तो आपको लिखने ही है। बट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसमें डायग्राम। एक पूरे पेज पे आपको ये वाला डायग्राम बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हम बीन को पूरी लाइफ साइकिल इसमें दिखाई गई है, बीन लाइफ साइकिल प्रोसेस फ्लो बोलते हैं इसको। ये मैंने शॉर्ट में बना दिया है, अगर आप चाहें तो पूरे पेज पे ही बना सकते हैं इसको। यानी ये मैंने बनाया है आपका हॉरिजॉन्टल वे में, इसको आप चाहो तो वर्टिकल वे में भी बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिया है, फिर एक ये ऐसे करा है। आप चाहो तो इसको वर्टिकल वे में भी बना सकते हो जिससे कि आपके पेजेस भी बढ़ जाए। देखो क्योंकि जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करोगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइफ साइकिल से, बीन की लाइफ साइकिल से। तो सबसे पहले कंटेनर स्टार्ट होता है। कौन सा कंटेनर, आईओसी का कंटेनर। जब स्प्रिंग में हम कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, कंटेनर। उसके बाद बीन इंस्टेंटिएटेड होता है, उसके बाद डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करा जाता है, उसके बाद कस्टम इनिट मेथड क्रिएट होता है, उसके बाद कस्टम यूटिलिटी मेथड क्रिएट होता है, एंड लास्ट में कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड क्रिएट होता है। किस लिए, जो बीन हमने क्रिएट किया उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। काफी सिंपल आपके 6 स्टेप है इसमें एंड इम्पोर्टेंट है, आपको एज इट इज ये लर्न करनी है। एग्जाम में आएगी तो ये वाला आपको डायग्राम 101% बनाना, ताकि आपको 7 में से 7 मार्क्स मिल सके। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एक छोटा सा नोट है, यहाँ पे हमने इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड का जिक्र किया था, इनको डिस्कस किया था।
तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इनिट और डेस्ट्रॉय के नाम से ही कोई मेथड बनाए। हम अपना कस्टम नेम भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनिट की जगह, इनिशियलाइजेशन की जगह हम स्टार्ट से इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्टार्ट मेथड से। डेस्ट्रॉय की जगह हम एंड मेथड से भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने कोड को इनिशियलाइज एंड डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं कॉल बैक्स को लेकर के। कॉल बैक्स क्या होता है, जो भी हम बीन्स को क्रिएट कर रहे हैं उसको वापस डिस्ट्रॉय ना करके कॉल बैक कर लेना है, ठीक है। तो स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं। कॉल बैक अब हम देखते हैं कॉल बैक में क्या है। सो स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स इनिशियलाइजेशन, इंस्ट्रक्शन, कॉल बैक एंड स्प्रिंग बीन अवेयर क्लासेस, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशियलाइजेशन कॉल बैक मेथड एग्जीक्यूट आफ्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जैसे ही हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंप्लीट होता है, कौन सा स्टेप था हमारा, थर्ड स्टेप था, ठीक है। जैसे हमने कंटेनर स्टार्ट किया, बीन को इनिशियलाइज किया, डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया, उसके बाद देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये सीधे चल रहा। उसके बाद एक शार्प टर्न आया, ठीक है, यू टर्न आया, उससे क्या कर सकते हैं, हम कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक। उसका पर्पस क्या होता है, देयर पर्पस आर टू चेक द वैल्यूज दैट हैव बीन सेट इन द बीन प्रॉपर्टीज। यानी बीन प्रॉपर्टीज में कौन सी वैल्यू सेट करी गई है, उनको चेक करने का उसका पर्पस होता है। कोई भी कस्टम इनिशियलाइजेशन, कोई भी रैपर यानी बीन पर कोई भी रैप फंक्शन करना है, या फिर एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया, कॉल बैक कंप्लीट हो गया, उसके बाद बीन जो है वो आपकी रेडी हो जाती है किसके लिए, वर्क करने के लिए, यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करें, when IOC container is about to remove bean, डिस्ट्रक्शन callback method execute। जब भी IOC कंटेनर होता है वो बीन को रिमूव करना चाहता है, तभी डिस्ट्रक्शन callback method एग्जीक्यूट होता है। डिस्ट्रक्शन callback मतलब उसका काम कंप्लीट हो गया, अब बीन को डिस्ट्रॉय कर दो, तो कॉलबैक मेथड क्रिएट होगा जिससे बीन हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज बीन ने हेल्ड कर रखे हैं उनको रिमूव कर देना और किसी अदर टास्क में लगा देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, when more than one initialization and destruction callback method have been implemented by bean, then those method execute in certain order, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब एक या एक से ज्यादा इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन कॉलबैक मेथड होंगे। सिंपल सी बात है, देखो आप कोई किसी को भी आप शॉप पे भी जाते हो, एक भंडारे में भी जाते हो, तो भंडारे में जो सबसे पहले आता है, लाइन में जो लगता है उसको पहले मिलता है, जो बाद में लगता है उसको बाद में मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर बीन के पास आईओसी कंटेनर के पास एक या अधिक बीन है, उसको डिस्ट्रक्शन या इनिशियलाइज करने की, तो सीरियल ऑर्डर को मेंटेन करता है, जिस ऑर्डर में आए हैं उस ऑर्डर में ही उनको एग्जीक्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल। काफी इंपॉर्टेंट है, बट 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स में आएगा, 101% क्वेश्चन ये, ठीक। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेसिकली तीन तरीके प्रोवाइड करता है, किसके लिए, बीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड 3 ways टू कॉन्फ़िगर बीन्स टू बी यूज इन द एप्लीकेशन। यानी किसी भी बीन को कॉन्फ़िगर करने के 3 तरीके होते हैं जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क देता है, ताकि उनको कॉन्फ़िगर करके हम अपने एप्लीकेशन में एंड यूजर को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो पहला कौन सा तरीका होता है, पहला था एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। एनोटेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हम कोई भी एनोटेशन यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल @सर्विस, @कंपोनेंट। ये एक एनोटेशन किसको दिया जाएगा, बीन को, जिससे कि हम उसको अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकें। तो स्कोप की डिटेल्स भी प्रोवाइड करी जाती है किससे, @स्कोप एनोटेशन से, ठीक है। बाकी अगर ये क्वेश्चन इन द सेंस 7 मार्क्स में आ गया, तो ये एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में मैंने 2 ही लाइन लिखी है। वैसे तो ऑल दो ये 2 मार्क्स में ही आएगा, बट स्टिल वर्स्ट के सिनेरियो में 2 मार्क्स में आ गया। तो जो एनोटेशन वाला टॉपिक है इसको आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन आपको अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकंड है XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। पहला कॉन्फ़िगरेशन था हमारा एनोटेशन बेस्ड, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमारा XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो बाय क्रिएटिंग स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन XML, XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, बट मैं आपको बता दूं, इसको आप 6th या 5th सेम में ही पढ़ोगे वेब टेक्नोलॉजी में। बट अभी मैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो ये HTML का ही एक क्या है, एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। और इसमें कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं होते। HTML तो आप सबने पढ़ी ही होगी, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग स्प्रिंग MVC फ्रेमवर्क, MVC माने मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं,
तो द XML based configuration can be loaded automatically by writing some boilerplate code in the web.xml file. तो अगर आप स्प्रिंग में मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं तो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ऑटोमेटिकली लोड जाएगा। कब? जब आप छोटा सा एक बॉयलर प्लेट कोड लिखोगे। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी बता दूं, जो स्टार्टिंग में जो कोड लिखा रहता है उसको हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड वे है हमारा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो काफी इजी है, स्प्रिंग 3.0 में स्टार्ट हुआ था। इसमें हम स्प्रिंग बीन को कॉन्फ़िगर करते थे किसकी मदद से? जावा प्रोग्राम्स की मदद से। एंड इसमें कुछ एनोटेशंस भी यूज करते थे। कौन कौन सी होती थी वो एनोटेशंस? पहली होती थी कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी होती थी कंपोनेंट स्कैन, तीसरी होती थी बीन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको होपफुली पूरा क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने टॉपिक्स को, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैंने आपको बताया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क का भी फ्रेमवर्क है, ठीक है। और स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो जितने भी फ्रेमवर्क थे उसके ऊपर स्प्रिंग था, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और इन ये जो नीचे जो फ्रेमवर्क है इसमें से एक फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, ठीक है। अब आपको होपफुली चीज समझ में आ गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग बूट के बेसिक्स से। स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो स्प्रिंग मैंने आपको बताया था, स्प्रिंग क्या है, फ्रेमवर्क्स ऑफ फ्रेमवर्क्स है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फ्रेमवर्क हुआ, एक एक हाइबरनेट फ्रेमवर्क हुआ, एक अपाचे हेडूप फ्रेमवर्क हुआ। इन सब का हेड कौन है? इन सब का हेड है स्प्रिंग, ठीक है। और स्प्रिंग के अंदर आता है स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो स्प्रिंग इज द फ्रेमवर्क्स ऑफ फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट है फ्रेमवर्क, ठीक। अब इसकी सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम टेक्निकल डेफिनेशन। Spring Boot is most commonly used and contain all Spring Framework feature। तो Spring Boot Spring Framework का इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के सारे फीचर्स को कंटेन करता है और सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है। Nowadays, Spring Boot is becoming the best choice for Java developers to build rapid Spring application। आज के दिनों में जावा डेवलपर का स्प्रिंग बूट सबसे फेवरेट है, क्यों? रैपिड स्प्रिंग एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। When Java developers use Spring Boot for developing application, then they will focus on the logic instead of struggling with the configuration setup environment of the application। जब भी जावा डेवलपर स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो वो लॉजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टीड ऑफ किस पे? उसके कॉन्फ़िगरेशन सेटअप से, ठीक है। तो फुली आपको स्प्रिंग बूट क्या आता है समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग का आपने लोगो देखा ही था, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ये स्प्रिंग का लोगो है। स्प्रिंग बूट का लोगो भी इससे मिलता जुलता ही है, बट ये वाला है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये इसका फ्रेमवर्क या आर्किटेक्चर बोल सकते हो, किसका? स्प्रिंग बूट का, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो, इसमें होता क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें क्या है, ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। ये क्लाइंट है, इसको यूज कर रहा है कौन? यूज कर रहा है, इसको क्लाइंट यूज कर रहा है, ठीक। क्लाइंट अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कोई भी चीज यूज कर रहा है, किसको? जावा एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है। तो उसका लॉजिक किस में लिखा हुआ है? स्प्रिंग बूट में लिखा हुआ है। तो एज अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूं, मैंने रिक्वेस्ट करी किसकी? मुझे चाहिए जावा के ऑल 5 यूनिट्स नोट्स, ठीक है। ऑल 5 एक वेबसाइट है आईटेक वर्ल्ड नाम से, जो कि जावा और स्प्रिंग बूट पर बनी है। तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसकी? मुझे जावा के ऑल 5 यूनिट्स के नोट्स चाहिए। ऑल दो आपको हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने रिक्वेस्ट करी क्या, कि हमें जावा के ऑल 5 यूनिट नोड चाहिए। फिर एक कंट्रोल लेयर होगा जो कंट्रोलर करेगा किसको? सर्विस लेयर को उस रिक्वेस्ट को भेजेगा। सर्विस लेयर क्या करेगी? उसको मॉडल के पास एंड रिपोजिटरी के पास भेजेगी। रिपोजिटरी मतलब जहां से डेटाबेस कंट्रोल होता है, और यहाँ पे हमारे सारे नोट्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से उन नोट्स को लेकर के फिर वो वापस एज अ रेस्पॉन्स उसको नोट्स को भेजेगी, ठीक है। तो ये वापस नोट्स किस पे आ जाएंगे? उस क्लाइंट के पास आ जाएंगे। तो ये एक तरह से आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क होता है, इंपोर्टेंट है। स्प्रिंग बूट आए तो आपको ये बना के आना है, ठीक है। सो आगे हम इसमें पढ़ते हैं स्प्रिंग बूट में, चूजिंग अ बिल्ड सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। वी रिकमेंड मेवन और ग्रेडल एज दे प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट फॉर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। स्प्रिंग डज नॉट सपोर्ट वेल अदर बिल्ड सिस्टम, ठीक है।
तो स्प्रिंग बूट में बिल्ड सिस्टम यानी किस सिस्टम को की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं उसको चूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं। कितने तरह के होते हैं, मेवन और ग्रेडल, ठीक है। ये क्या होते हैं, अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। डिपेंडेंसी क्या होता है, उन डिपेंडेंसीज को मैनेज करना क्या कहलाता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कहलाता है। क्योंकि स्प्रिंग बूट अपने हर वर्जन में, अपने हर रिलीज में एक नई डिपेंडेंसीज की लिस्ट को निकालती है, और हमको डिपेंडेंसीज को बताने के लिए कोई नया वर्जन डाउनलोड करके उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देती है। जो हमने वर्जन डाउनलोड किया उस वर्जन की डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी। बट स्टिल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, नोट लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द वर्जन फॉर डिपेंडेंसी यू कैन स्पेसिफाई इन योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वो मैं आपको दिखा दूं जरा। देखो ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें सब लिखा रहता है कि हमें कौन सी चीज कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फीचर होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि आप जैसे ही अपने स्प्रिंग को डाउनलोड करोगे उसका वर्जन अब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्प्रिंग डिपेंडेंसीज की बात हो गई। अब बात करते हैं मेवन या ग्रेडल। दो तरह की सिस्टम होते हैं, बिल्ड सिस्टम, मेवन एंड ग्रेडल। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको हम पढ़ लेते हैं सीधे सीधे, काफी इजी है। मेवन कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, वी शुड इनहेरिट द स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट प्रोजेक्ट टू मैनेज द स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी। इसमें हम स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट प्रोजेक्ट को इनहेरिट करते हैं, किस लिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज के लिए, ठीक है। इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं वर्जन के नंबर को, किसके लिए, स्प्रिंग बूट पेरेंट स्टार्टर डिपेंडेंसीज के लिए। एंड देन फॉर अदर स्टार्टर डिपेंडेंसी वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई फॉर द स्प्रिंग बूट वर्जन नंबर। इसमें खाली हमें स्प्रिंग बूट पेरेंट स्टार्टर डिपेंडेंसीज के लिए नंबर बताना पड़ता है, बाकी किसी के लिए नंबर नहीं बताना पड़ता। ये हो गया आपका मेवन डिपेंडेंसी। 2 मार्क्स में ये 101% आएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका ग्रेडल डिपेंडेंसी। सो वी कैन इंपोर्ट द स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी डायरेक्टली इनटू build डॉट ग्रेडल फाइल। तो जितनी भी हमारी स्प्रिंग की डिपेंडेंसी होंगी, उस जितनी भी हमारी स्प्रिंग की डिपेंडेंसी उनको हम डायरेक्ट ग्रेडल फाइल में क्या है, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट नीड स्प्रिंग बूट स्टार्ट पेरेंट डिपेंडेंसी लाइक मेवल फॉर ग्रेडल, ठीक है। तो ये मेवन एंड ग्रेडल, ये दो तरह की डिपेंडेंसी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक